हेलो माय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने यूनिट 2 का कुछ टॉपिक्स कवर अप किया था और आज हम यूनिट 2 को कंटिन्यू करेंगे और इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम यूनिट 2 कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, विच इज डिसोल्यूशन एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनरशिप। ओके, डिसोल्यूशन एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनरशिप। तो सबसे पहले तो इसका मीनिंग देखते हैं कि ये है क्या। डिसोल्यूशन मीन्स होता क्या है। The firm closes its business, then the assets of the firm are sold and liabilities are paid off and remaining amount is distributed among the partners। ठीक है, जब भी कोई फर्म क्लोज कर दिया जाता है किसी भी कारणवश, जब फर्म को बंद करना पड़ता है तो वही कंपनी का या फर्म का डिसोल्यूशन होता है। ठीक है, उस कंडीशन में फर्म जो है वो क्या करती है, तो जो भी फर्म है उसको जो भी गुड्स एंड ऑल है उसको सोल्ड आउट करना होता है उसे, और लाइबिलिटीज को पेड ऑफ करना होता है। ठीक है, एंड जो भी रिमेनिंग अमाउंट्स हो जाते हैं, जो अमाउंट्स बच जाते हैं सारा कुछ देने के बाद, तो रिमेनिंग अमाउंट्स जो है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर्स मिलके उस बिजनेस को चला रहे थे तो उनमें सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस तरह से फर्म का या कंपनी का डिसोल्यूशन किया जाता है। ठीक है ना, मतलब बंद करने का टाइम में जो भी चीजें हैं, लाइबिलिटीज भी पेड ऑफ कर दी जाती है, जो भी गुड्स वगैरह है सेल कर दी जाती है और रिमेनिंग अमाउंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, Section 39 of the Indian Partnership Act provides that the dissolution of the partnership between all the partners of a firm is called the dissolution of a firm। ठीक है, dissolution of a firm किसको कहते हैं तो देख सकते हो आप, यहाँ डेफिनेशन लिखा है। ठीक है, सेक्शन 39 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हो गया आपका। फिर देखिए, रिजोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में भी इफेक्टेड इन द फॉलोइंग वेज। ठीक है, कुछ वेज है जिससे वो इफेक्ट होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर। डिसोल्यूशन क्यों होता है, कब होता है, तो ये कुछ इफेक्ट्स है जो हम देखेंगे। डिसोल्यूशन विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। देखिए दो टाइप से हो सकता है, एक विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट और एक डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। ठीक है, कोर्ट के द्वारा, एक बिना कोर्ट के परमिशन के, बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के। ठीक है, तो डिसोल्यूशन विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट है ना, जब कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं होता उस कंडीशन पे बाय अग्रीमेंट से होता है ना, अग्रीमेंट के द्वारा होता है डिसोल्यूशन। कंपलसरी डिसोल्यूशन होता है, डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ कॉन्टीजेंट इवेंट है ना, एंड डिसोल्यूशन बाय नोटिस। ठीक है, तो ये सिचुएशंस पे डिसोल्यूशन होता है किसी फर्म या कंपनी का। ठीक है, विदाउट कोर्ट के इंटरवेंशन के। एंड कोर्ट के इंटरवेंशन के थ्रू में क्या क्या होता है, देखिए डिसोल्यूशन बाय कोर्ट ना, कोर्ट के द्वारा जब होता है तब देखिए क्या क्या होता है, इनकैपेसिटी ऑफ पार्टनर, मिसकंडक्ट ऑफ पार्टनर, कांस्टेंट ब्रेक ऑफ अग्रीमेंट, ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट बाय पार्टनर एंड ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, कंटिन्यूअस लॉसेस एंड जस्ट एंड इक्विटेबल। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस होते हैं जब कोर्ट के द्वारा मतलब डिसोल्यूशन बताया जाता है तब। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस है। फिर देखिए रियलाइजेशन अकाउंट क्या है, तो नॉमिनल अकाउंट है ये है ना, एंड प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, फर्म का डिसोल्यूशन के टाइम रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। इन केस ऑफ एडमिशन एंड रिटायरमेंट, रिवोल्यूशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, और रिटायरमेंट और एडमिशन के टाइम में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, डिसोल्यूशन के टाइम में रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये भी याद रखने वाली बात है, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स। फिर है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ठीक है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग देखेंगे जिसमें अंदर हम इशू, फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स इज द प्रोसेस इन विच कंपनीज अलॉट न्यू शेयर्स टू शेयर होल्डर्स। ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स वो है जिसमें कंपनी जो है वो अलॉट करती है शेयर्स को, शेयर्स अलॉट करती है अपने शेयर होल्डर्स को। ठीक है, द कंपनी फॉलोज द रूल्स prescribed by Companies Act 2013 while issuing the shares. As per SEBI, in case of issue of equity share, minimum 90% subscription is must। ठीक है, 90% subscription जो है वो minimum level पे must होता है, जरूरी होता है issue shares, issue of equity के time। and shares issued are to be made fully paid off in 12 month। ठीक है, 12 month के अंदर fully paid off कर दिए जाने होते हैं shares को। if the size of issue is up to 500 करोड़। ठीक है, अगर size of issue जो है, issue of shares जो शेयर जो issue किए गए अगर उसका size 500 करोड़ तक है तो, ठीक है, up to 500 करोड़। फिर है forfeiture of shares। when shares are allotted to an applicant
ही एंड द कंपनी, जब शेयर्स को किसी कंपनी या एप्लीकेंट को अलॉट किया जाता है तो ही एंड द कंपनी, मतलब ही मीन्स वो पर्सन एंड द कंपनी जो है वो एंटर होता है कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, ऑटोमेटिकली वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर दिया जाता है। फिर है देन सच एन एप्लीकेंट इज बाउंड टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड ऑल द वेरियस कॉल मनीज टिल द शेयर्स एंड आर फुली पेड अप, ठीक है। तो फिर जब तक शेयर्स जो है वो फुली पेड अप नहीं हो जाता तो वो कंपनी को और उस पर्सन को जो है वो अलॉटमेंट मनी, मतलब जितने भी अलॉटमेंट मनी है वो सारे उसको पे करने होते हैं, ठीक है, सारे पे करने होते हैं जब तक जो शेयर्स है वो फुली पेड अप नहीं हो जाता तब तक, ठीक है। फिर है बट इफ द शेयर होल्डर फेल्स टू पे एनी ऑफ द कॉल्स, अगर कोई शेयर होल्डर किसी भी एक कॉल को, अलॉटमेंट मनी हुआ, एप्लीकेशन मनी हुआ, कुछ भी एक कॉल को अगर पे करने में फेल हो जाता है ऑन द authorization of the board of directors, the shared shares can be forfeited, तो शेयर्स जो है वो फॉरफिटेड कर दिया जाता है, ठीक है। फॉरफीचर इसेंशियली मीन्स कैंसलेशन। फॉरफीचर का मतलब होता है कि एक्चुअली में कैंसलेशन, तो मतलब उस मनी को, अलॉटमेंट मनी हुआ या एप्लीकेशन मनी हुआ, अगर शेयर होल्डर पे नहीं कर पा रहा है, पे होने में फेल कर जाता है तो फिर उस मनी को कैंसलेशन कर दिया जाता है, ठीक है। फॉरफीचर मीन्स कैंसलेशन। The notice must provide the shareholder with a minimum of 14 days to make the payment due. जो नोटिस है उसको प्रोवाइड करता है मिनिमम ऑफ 14 डेज, ठीक है। 14 डेज के अंदर नोटिस जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर फीचर, ठीक है। फॉर फीचर के लिए क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं, तो शेयर कैपिटल डेबिट विद टोटल अमाउंट्स कॉल्ड अप, अनपेड कॉल अकाउंट जिसमें अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल ना, फाइनल कॉल एक्सेट्रा आएगा, क्रेडिट विद द पोर्शन और ऑफ द अमाउंट कॉल्ड अप बट अनपेड। फिर शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिटेड विद द अमाउंट ऑलरेडी पेड बाय द डिफॉल्टर, ठीक है। एंट्री, इसका एंट्री देखिए ऐसे होता है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फॉरफीचर, ठीक है, ये इसका एंट्री होता है फॉरफीचर का। ओके, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कुछ मेन पॉइंट्स है रिगार्डिंग फॉरफीचर। If the company maintains a calls in areas account, then that account will be credited with the unpaid portion of the amount instead of shares allotment account or share call account. The balance in the share forfeiture account is shown under the share capital on the liabilities side of the balance sheet. This account will remain till the said shares forfeited are reissued by the company. If there is any balance left in the share forfeiture account, such a balance represents a profit and will be transferred to the capital reserve account, ठीक है। फिर वो अमाउंट को जो है वो कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है एट द एंड। फिर है लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, ठीक है। अब ये क्या है, तो इसका मीनिंग देखते हैं पहले। लिक्विडेशन और द वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी मीन्स दैट टर्मिनेशन ऑफ द लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी, ठीक है। किसी कंपनी का लीगल टर्मिनेशन हो गया वो, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। इट इज डिफाइंड इन द कंपनीज एक्ट 1956। और किसमें ये डिफाइंड है, 1956 कंपनी एक्ट में। द प्रोसेस वेयर बाय इट्स लाइफ इज एंडेड and its properties is administered for the benefit of its creditors and members. मेथड्स ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, अब इसका मेथड्स क्या है कंपनी का वाइंडिंग अप होने का, तो देखिए कंपलसरी वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट ना, कंपलसरी वाइंडिंग अप होता है जो कोर्ट के द्वारा होता है। फिर है वॉलंटरी वाइंडिंग अप होता है जो मेंबर्स और क्रेडिटर्स के द्वारा होता है ना, ये दो होता है, ठीक है। तो केसेस ऑफ कंपलसरी वाइंडिंग अप, कंपलसरी वाइंडिंग अप का केसेस क्या, देखिए किस केसेस पे ये होता है, तो इफ द कंपनी डज नॉट कमेंस इट्स बिजनेस विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, उसके डेट इनकॉर्पोरेशन के 1 year तक अगर कंपनी जो है वो कमेंस नहीं करी है ना, कमेंस नहीं करती है, तो इस केस पे ये कंपनी का वाइंडिंग अप होता है, मीन्स लिक्विडेशन हो जाती है कंपनी, है ना। इफ कंपनी इज अनेबल टू पे इट्स डेब्ट्स, और कंपनी इस कंडीशन पे भी होता है वाइंडिंग अप कंपनी का जब वो अपने डेब्ट्स का जो पेमेंट करने की जब वो अनेबल हो जाती है, ठीक है, तो उस कंडीशन पे भी। इफ नंबर ऑफ मेंबर्स फुल बिलो if number of members fall below 7 in case of public company, ठीक है, and below 2
इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, ठीक है। तो अगर 7 है कंपनी, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी का अगर 7 है, 7 के बिलो हो जाती है, और प्राइवेट कंपनी अगर 2 के बिलो हो जाती है, तो उस केस में भी कंपनी का वाइंडिंग अप हो जाता है, ठीक है, कोर्ट के द्वारा। फिर केसेस ऑफ वॉलेंट्री वाइंडिंग अप, वॉलेंट्री वाइंडिंग अप देखिए कब होता है, किस केस पे, तो इफ द ड्यूरेशन फिक्स्ड बाय द आर्टिकल्स इज कंप्लीटेड, ठीक है। अगर ड्यूरेशन कंपनी का जो है वो खत्म हो जाता है, जो भी उसका ड्यूरिंग पीरियड था उससे क्रॉस कर जाता है, तब ये होता है। एंड इफ द कंपनी पासेस स्पेशल रिजोल्यूशन फॉर वाइंडिंग अप एंड बाय द सेपरेशन ऑफ कोर्ट, सॉरी सुपरवाइजन ऑफ कोर्ट, सुपरविजन, सॉरी, बाय द सुपरविजन ऑफ कोर्ट, ठीक है, सुपरविजन ऑफ कोर्ट। तो इसके इस कंडीशन पे जो है कंपनी का वाइंडिंग अप होता है, ठीक है। तो ये दो केस, दो टर्म्स है ना, दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये आप याद करिएगा बिकॉज इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आते ही हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में। सीक्वेंस ऑफ रिसीवर्स और क्रेडिटर्स इन केस ऑफ लिक्विडेशन, ठीक है, इन केस ऑफ लिक्विडेशन, लिक्विडेशन केस में क्या क्या सीक्वेंस होते हैं रिसीवर्स के या क्रेडिटर्स के। तो देखिए लिक्विडेशन एक्सपेंसेस बेयर करने पड़ते हैं, रेम्यूनरेशन होता है, फिर आपका सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करने पड़ता है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करना पड़ता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करना होता है, और इक्विटी शेयर होल्डर्स को, ठीक है। ये सारे क्रेडिटर्स के सीक्वेंस होते हैं जब कंपनी का वाइंडिंग अप होता है, तो ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, अमलगमेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। अब ये क्या है, तो अमलगमेशन इज डिफाइंड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर कंपनीज इनटू अ न्यू एंटिटी, ठीक है। जब एक या एक से ज्यादा कंपनी एक मिलकर जो ना नया एंटिटी बनाती है, तो उसको हम अमलगमेशन बोलते हैं, ठीक है। मर्ज हो जाना भी बोल सकते हैं इसको, ये ना, तो कंपनी का मर्ज होना या अमलगमेशन बोलते हैं। तो 2 और मोर कंपनीज ज्वाइन टू फॉर्म अ न्यू कंपनी, जब 2 या 2 से अधिक कंपनी मिलकर कोई नया कंपनी बनाती है तो उसे ही हम अमलगमेशन कहते हैं, ठीक है। absorption of blending of one by the other, thereby amalgamation includes absorption, ठीक है। मेजर डिफरेंस देखिए क्या है, अमलगमेशन एग्जिस्टिंग कंपनीज ए एंड बी आर wound up and a new company C is formed to take over the business of A and B, ठीक है। ए और बी कंपनी जो है वो वाउंड अप हो गई और मिलकर उन्होंने एक नया कंपनी सी का फॉर्म किया, कंपनी सी को फॉर्म किया, टेक ओवर बिजनेस, ए और बी का बिजनेस को टेक ओवर कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से अमलगमेशन होता है। और एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि एग्जिस्टिंग कंपनी ए टेक ओवर द बिजनेस ऑफ अनदर एग्जिस्टिंग कंपनी बी विच इज वाउंड अप। और इसमें क्या होता है कि कोई एक कंपनी जो है वो दूसरा कंपनी जो वाउंड अप हो गया है उसको टेक ओवर कर लेती है, मतलब उसका पूरा एंटिटी जो हट जाता है पुरानी कंपनी का ना, इसमें ये ऐसा होता है। और दोनों मिलकर न्यू कंपनी नहीं बनाती है, इसमें जो है कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी को मतलब कंप्लीटली टेक ओवर कर लेता है, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस है दोनों में, अमलगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन में। फिर है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, अ न्यू कंपनी एक्स इज फॉर्म टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी वाई विच इज वाउंड अप, ठीक है। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि एक नया कंपनी एक्स जो है वो एक्स इज फॉर्म टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी वाई विच इज वाउंड अप। इसमें भी वही होता है कि जैसे जो कंपनी वाउंड अप कर चुकी है उसको वो कोई नया कंपनी जो है वो टेक ओवर कर लेता है, ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ अमलगमेशन, अमलगमेशन का टाइप्स भी होता है। अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, ठीक है। पहला टाइप है अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। All assets and liabilities of the transferor company become that of the transfer company, ठीक है। The business of the transfer or the company is intended to carried and after the amalgamation. There are no adjustments intended to be made to the book values. With the shareholders of the vendor company holding at least 90% face value of equity shares become the shareholders of the vendor company. फिर ये अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, ठीक है। पहला टाइप ये था नेचर ऑफ मर्जर, दूसरा है नेचर ऑफ परचेज। दिस मेथड इज कंसीडर्ड व्हेन द conditions for the amalgamation in the nature of merger are not satisfied. Through this method, one company is acquired by another and thereby the shareholder of the company which is acquired normally do not continue to have proportionate share
in the equity of the combined company. ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है होल्डिंग कंपनी अकाउंट. ठीक है, अ होल्डिंग कंपनी इज वन which directly or indirectly acquires either all or more than half the number of equity shares in one or more companies, so as to secure a controlling interest. In such companies which are then known as subsidiary companies. Okay, एडवांटेजेस ऑफ होल्डिंग कंपनीज. अब होल्डिंग कंपनीज का एडवांटेजेस क्या क्या होता है ना, तो सब्सिडरी कंपनी मेंटेन देयर, उसको सब्सिडरी कंपनी भी कहते हैं. सब्सिडरी कंपनी जो है वो मेंटेन देयर सेपरेट आइडेंटिटी, वो अपना सेपरेट आइडेंटिटी मेंटेन करती है. एंड द पब्लिक मे नॉट बी अवेयर द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन अमंग द वेरियस कंपनी ना, पब्लिक अवेयर नहीं रहती है कई बार इससे ना. And holding company need not to be invest entire amount in the share capital in the subsidiaries, still enjoy controlling power in such company. It would be possible to carry forward losses for income tax purposes. Each subsidiary company prepares its own accounts and transfer financial position and profitability of each undertaking is known. फिर है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है, अब ये क्या है, तो एज 21 come into effect in respect of accounting period connecting or on or after 1st April, means for year ending 31st March 2022. The क्या है ये state 21 is applicable to all the enterprises that prepare consolidated financial statement. It is mandatory for listed companies and banking companies. As per AS 21, the consolidated financial statements would include. ठीक है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा AS सेक्शन 21 के अकॉर्डिंग, तो प्रॉफिट्स एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स ऑफ अकाउंट्स एक्सेप्ट टिपिकल नोट्स एंड सेगमेंट रिपोर्टिंग. फिर आपका हो जाएगा ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग. ठीक है, द वैल्यूएशंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अलोंग विद अदर एसेट्स आर आल्सो रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. In 1960s, Rensis Linkard, along with other social researchers, made an attempt to define the concept of human resource accounting, HRA. ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग. मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मेन उद्देश्य क्या है इसके, तो प्रोवाइडिंग कॉस्ट वैल्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्वायरिंग, डेवलपिंग, अलोकेटिंग एंड मेंटेनिंग ह्यूमन रिसोर्सेज. ठीक है, इसको मेन कॉस्ट प्रोवाइड करना, कॉस्ट वैल्यू प्रोवाइड करना, and enabling management to monitor the use of human resources and finding depreciation or appreciation amount human resources. ठीक है, depreciation amount find करना and assisting in developing effective management practices. फिर है increasing managerial awareness of the value of human resources. ठीक है, ये सारे इसके objectives हो गए. फिर है मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. अब मेथड्स क्या है ह्यूमन रिसोर्सेज का वैल्यूएशन के लिए क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, तो देखिए हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड है ना, और भी पीछे है, पर इसको देख लेते हैं. है क्या फर्स्ट मेथड, दिस मेथड इज डेवलप्ड बाय रेंसिस लिंकर. ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं. अंडर दिस मेथड ऑल एक्चुअल कॉस्ट incurred on recruitment, training, formalization, etc. are capitalized. Then the capitalized cost is amortized or say written off over the period an employee serves in the organization. In case of employee leaves the organization before his expected service period, the remaining amount is written off completely in the particular year. फिर आपका हो जाएगा सेकेंड मेथड हो गया रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड. दिस मेथड इज गिवन बाय फ्लैमहोइट्स. ठीक है, ये भी नाम याद रखिएगा. अंडर दिस मेथड रिप्लेसमेंट कॉस्ट refers to the cost of replacing an existing employee. In other words, replacing cost is cost that would cost to replace the existing human resources with the human resources
capable of rendering equivalent services. फिर opportunity cost method developed by H.C. Kimmel Jones. ठीक है, Kimmel Jones. This method is used to value employees possessing certain skills and thus is rare in availability. Managers willing to acquire such scarce employee offers bid prices. The bid price is arrived at calculating actual or expected rate for capitalization of the support earnings to be earned by such employees. ठीक है, बिटकॉइंस जो है वो क्यों यूज होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, कैलकुलेटिंग एक्चुअल और एक्सपेक्टेड रेट फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ दिस सपोर्ट अर्निंग्स के लिए. ठीक है, फिर थर्ड मेथड है इकोनॉमिक वैल्यू मेथड. Under this method, human asset is valued on the basis of contribution they are likely to make to the organization till their retirement from the jobs. The payment made to them in the forms of pay, allowances, benefits, etc. are estimated and then discounted appropriately to arrive at the present economic value of the individuals. फिर है पांचवा मेथड है, फिफ्थ मेथड है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग मॉडल. The model of measurement of human capital suggested by Baranch-Lav and Abbas Savage. ठीक है, ABA है ना, ये ABA लिखा है यहाँ, Savage. ठीक है, is based on the economic concept of human capital. ठीक है, ये किस पे based है, concept of human capital पे. The value of human capital is the present value of the future earnings of people till retirement. This model is also known as compensation model. ठीक है, इस मॉडल को जो ये जो अर्निंग मॉडल है, फ्यूचर अर्निंग मॉडल, इसको कंपनसेशन मॉडल भी कहते हैं ना, इससे भी ऑब्जेक्टिव आते हैं और आए हुए भी ऐसे क्वेश्चन. ठीक है, कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग मॉडल को और भी क्या किस नाम से जानते हैं, तो कंपनसेशन मॉडल. ठीक है, एज इट कंसिडर्स एम्प्लॉइज कंपनसेशन एज द रीजनेबल मेजर ऑफ इंडिविजुअल्स वैल्यू ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, फिर आपका है फंड फ्लो एनालिसिस. फंड फ्लो एनालिसिस है. ठीक है, fund flow analysis. Flow of fund means inward and outward movement of funds of an enterprises. Basically, funds denote to working capital and flow means movement and changes. Fund flow analysis is the analysis of flow of fund from current asset to fixed assets or current asset to long-term liabilities or vice versa. ठीक है, तो मेजर कंसिडरेशन होते हैं इसके फंड फ्लोज के. तो देखिए, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स और सोर्स ऑफ फंड्स. ठीक है, तो ट्रांजैक्शन दैट इंक्रीज वर्किंग कैपिटल इनटू द एंटरप्राइजेस आर एप्लीकेशन ऑफ फंड्स. ठीक है, ऐसे ट्रांजैक्शन जो इंक्रीज करता है वर्किंग कैपिटल को, वो होता है आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड्स. और ट्रांजैक्शन दैट डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, जो वर्किंग कैपिटल को डिक्रीज करे वैसा ट्रांजैक्शन, वो हो गया आपका सोर्स ऑफ फंड्स. ठीक है, फिर वाई फंड फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड. फंड फ्लो स्टेटमेंट को क्यों प्रिपेयर किया जाता है, तो टू एनालाइज द रीजन फॉर चेंज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो चेंजेस होता है उसको उसका रीजन जानने के लिए. ठीक है, टू एक्सप्लेन द चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल ऑफ द कंपनी. और वर्किंग कैपिटल का जो मतलब कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल है उसमें जो चेंजेस आते हैं उसको भी एक्सप्लेन करने के लिए कि क्यों हुए वे चेंजेस, तो इसके लिए फंड फ्लो बनाया जाता है. एंड बाय डिपिक्टिंग ऑल इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ फंड. ठीक है, और ये सारे इनफ्लो एंड आउटफ्लो को डिपिक्ट करने के लिए, एंड द स्टेटमेंट शोज देयर नेट इम्पैक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल ऑफ द फर्म. ठीक है, कंपनी का जो नेट इम्पैक्ट कितना हुआ, क्या हुआ, एंड उसका जो वर्किंग कैपिटल है फर्म का, उसको जानने के लिए फंड फ्लो बनाया जाता है. ठीक है, तो ये 3 मेजर पॉइंट्स है. द फंड फ्लो एनालिसिस इन्वॉल्व्स द प्रिपरेशन ऑफ 2 स्टेटमेंट्स. ठीक है, 2 स्टेटमेंट्स होते हैं इसके फंड फ्लो को एनालाइज करने के लिए. स्टेटमेंट और शेड्यूल्ड ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल एंड स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स. ठीक है, तो ये 2 होते हैं. फिर आपका फर्स्ट है स्टेटमेंट और शेड्यूल्ड ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल. द प्राइमरी पर्पस ऑफ द फंड फ्लो स्टेटमेंट इज टू एक्सप्लेन
द नेट चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है, इसका ये प्राइमरी पर्पज हो जाता है इसका। और सेकेंड हो गया द स्केड्यूल और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल इज अ स्टेटमेंट दैट कंपेयर द चेंज इन द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। करंट एसेट और लाइबिलिटीज में जो चेंजेस होते हैं वर्किंग कैपिटल में, जो भी अमाउंट में चेंजेस होते हैं उसको जानने के लिए, ठीक है, इसका स्टेटमेंट्स जानने के लिए। एंड नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन और एक्सपेक्ट एंड वर्किंग कैपिटल, ये भी देख सकते हो अपना ट्रांजैक्शन का नेचर कैसा होता है, ये वर्किंग कैपिटल देखिए कैसे इंक्रीज और डिक्रीज होता है, ये भी आप देख सकते हो। फिर देखिए फंड फ्लो स्टेटमेंट, after preparing the schedule of changes in working capital, the next step is to prepare the fund flow statement, ठीक है। फंड फ्लो स्टेटमेंट फिर बनाया जाता है टू फाइंड आउट द डिफरेंट सोर्सेज एंड एप्लीकेशन, ठीक है, डिफरेंट सोर्स ऑफ एप्लीकेशन को फाइंड आउट करने के लिए, जो भी फंड्स का डिफरेंट सोर्स ऑफ एप्लीकेशन है उसको फाइंड आउट करने के लिए फिर फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है, ठीक है। फिर अंडर दिस स्टेटमेंट फोकस इज गिवन ऑन चेंज इन फिक्स्ड एसेट्स एंड फिक्स्ड लायबिलिटीज, ठीक है। तो इस सारे स्टेटमेंट में किस पे फोकस किया जाता है, फिक्स्ड एसेट्स और फिक्स्ड लायबिलिटीज में क्या चेंजेस हुए हैं उसको जानने के लिए ना, मेन फोकस वही रहता है फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने का। फिर देखिए फंड फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट दिया हुआ है कैसे बनाते हैं ना, तो जिसमें सोर्सेज ऑफ फंड्स लिखते हैं सारा, जिसके अंदर ये पॉइंट्स आएंगे आप देख सकते हो, है ना। यहाँ अमाउंट्स लिखते हैं हम, ये इसको टोटल करते हैं, एंड देन ये एप्लीकेशन ऑफ फंड्स आएंगे जिसके अंदर ये सारे स्टेटमेंट्स आते हैं, ठीक है, और यहाँ उसके अमाउंट एंड टोटल, ठीक है। फिर है कैश फ्लो एनालिसिस। चलिए कैश फ्लो एनालिसिस क्या है देखते हैं। कैश फ्लो एनालिसिस इज द इवैल्यूएशन ऑफ अ कंपनीज कैश फ्लोज एंड आउटफ्लोज, ठीक है, फ्रॉम ऑपरेशन, फाइनेंशियल एक्टिविटीज एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कंपनीज में जो भी इनफ्लोज हो रहे हैं आउटफ्लोज हो रहे हैं, ठीक है, वो भी वही इसमें उसके लिए कैश फ्लो एनालिसिस किया जाता है, तो जानने के लिए कंपनी के इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज को जानने के लिए। कैश फ्लो एनालिसिस इज द टेक्निक यूज्ड बाय इन्वेस्टर्स एंड बिजनेस टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ओवरऑल कंपनीज एज वेल एज द इंडिविजुअल branches of large companies by looking at how much excess cash they produce, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको ये मीनिंग। फिर देखिए इसके मेन कंपोनेंट्स क्या क्या है, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, है ना, फिर है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटीज ना, ये तीन इसके मेन कंपोनेंट्स हो गए। इस पहला क्या है जिसके अंदर देखिए द नेट अमाउंट ऑफ कैश कमिंग इन और लिविंग फ्रॉम द डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस ऑफ एन एंटिटी इज कॉल्ड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। जो डे टू डे जो भी कंपनी में या फर्म में कैश आ रही होती है उसे हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस का नाम देते हैं। एंड देन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज वुड इंक्लूड द आउटफ्लो ऑफ कैश for long-term assets such as land, building, equipment, etc., and the inflows from the sale of assets, business, securities, ठीक है। जो outflows हो रहे हैं वो long-term assets पे एंड land, building ये सब पे ना, equipments पे, ये सारे हो गए। और इनफ्लोज जितने हो रहे हैं जैसे एसेट्स को सेल करके, बिजनेस सिक्योरिटीज के को सेल करके जो भी इनफ्लोज हो रहे हैं ये सारे को हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कहेंगे। एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटीज, तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटीज इज द कैश आउटफ्लो टू द एंटिटीज, इन्वेस्टर्स एंड शेयर होल्डर्स, ठीक है। एंड कैश इनफ्लोज फ्रॉम सेल्स ऑफ बॉन्ड्स और इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक इक्विटी। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे ऑडिटिंग, बट ये काफी लंबा हो जा रहा है अभी, शायद इसके और भी काफी कुछ इसमें टॉपिक्स है, देख सकते हो आप इसमें कितने टॉपिक्स है, ये यूनिट काफी लंबा है ना, तो आई थिंक पॉसिबल नहीं, ऑलरेडी वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो एक्चुअली ऐसा करती हूँ मैं इसको यही खत्म करती हूँ, उसके बाद देखिए यहाँ तक ये नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगी और फिर यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे हम लोग, जो कि है बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे यहीं पे मैं वीडियो एंड करती हूँ, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है। और आई होप आपको यहाँ तक के टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे, है ना। और आपको अगर मेरा नोट्स बाय करना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो एंड फिर मेरे मेल के थ्रू कनेक्ट करके
मैं मेल आईडी दे दूंगी आपको, आप उससे कनेक्ट करके मेरा नोट परचेज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको नोट्स बाय करने में आप इंटरेस्टेड हो, आपको नोट्स पसंद आ रही हो, तो आप बाय करने के लिए मुझे कमेंट करें। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दे, शेयर भी कर दे, ताकि औरों को भी हेल्प मिल सके। ठीक है, जो भी यूजीसी नेट के एस्पिरेंट्स है सबको हेल्प मिलने चाहिए। ठीक है, और ठीक है, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में तो डेफिनेटली मैं इस यूनिट को खत्म कर दूंगी, और फिर हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट 3। ठीक है, चलिए, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू ऑल।